नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ पन्नों या नियमों के पुलिंदे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक पूरे राष्ट्र के एक बहुत ही विशाल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की, यानी हमारे भारतीय संविधान की। ये वो मजबूत ढांचा है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। और हाँ, आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से इन बेहद प्रभावी रामबाण नोट्स पर आधारित हैं। इन्हें खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग जटिल नागरिक शास्त्रों की बुनियादी बातों को आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। सच कहूं तो ये किसी मास्टर ब्लूप्रिंट से कम नहीं है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर नजर डालेंगे। पहला, संविधान का निर्माण। दूसरा, इसके मुख्य भाग और अनुच्छेद। तीसरा, हमारे मूल मौलिक अधिकार। चौथा, महत्वपूर्ण अनुसूचियां। और अंत में इसके वैश्विक प्रभाव। इस तरह हिस्सों में बांटकर समझने से आप देखेंगे कि इतने भारी भरकम फैक्ट्स को याद रखना कितना सहज हो जाता है। पहला हिस्सा, संविधान का निर्माण, नींव रखना। ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें गहराई से उतरते हैं। इस ऐतिहासिक निर्माण की शुरुआत 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लेकिन जरा देखिए, ये नेतृत्व कितनी तेजी से बदला। सिर्फ 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इस दस्तावेज को अपनाया गया, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सपर्ट टीम की जरूरत होती है ना? इस मुख्य टीम में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। लेकिन इस पूरी संरचना को आकार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में कुल सिर्फ 7 सदस्य थे। जी हां, सिर्फ 7। इतने कम लोगों की एक कोर टीम ने मिलकर इतने विशाल देश का भविष्य गढ़ा। और अब जरा इस समय सीमा पर गौर कीजिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इस लोकतांत्रिक ढांचे को तैयार करने में बिल्कुल इतना ही सटीक और लंबा समय लगा था। ये कोई रातों रात किया गया काम नहीं था, बल्कि एक एक ईंट को बेहद सोच समझकर रखने जैसी प्रक्रिया थी। दूसरा हिस्सा, महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद, ब्लूप्रिंट की संरचना। आइए देखते हैं कि ये पूरा ढांचा आखिर जुड़ता कैसे है। अगर हम संविधान को एक बहुत बड़ी इमारत मान लें, तो उसके भाग और अनुच्छेद इसके कमरे और गलियारे हैं। जैसे कि राष्ट्र की शुरुआत होती है भाग 1 से, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नागरिकता की बात भाग 2 में है। हमारे अधिकारों की बात भाग 3 में है। राज्य को निर्देश देने वाले नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। और हाँ, अगर भविष्य में इमारत में कोई बदलाव करना हो, उसके लिए भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है। ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि हर विषय को उसकी सही जगह पर रखने का एक बेहद तार्किक तरीका है। इसी संरचना में बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम अपडेट भी किया गया था। बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो भाग 4A अनुच्छेद 51A में हैं। इन्हें मूल संविधान में नहीं, बल्कि 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ताकि नागरिकों को याद रहे कि अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। तीसरा हिस्सा, मूल मौलिक अधिकार भार वहन करने वाले पिलर्स। और यहां आप शानदार तरीके से देख सकते हैं कि मूल नोट्स इन अधिकारों और अनुसूचियों को कैसे एक साथ समूहीकृत करते हैं। ये अधिकार असल में गणतंत्र के नागरिकों की रक्षा करने वाले वो लोड बियरिंग पिलर्स हैं जिन पर सब कुछ टिका है। इन्हें तेजी से याद रखने के लिए इसी तरह से एक साथ जोड़कर देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये अहम पिलर्स आखिर हैं कौन से। पहले 3 अधिकार सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जो सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सब बिल्कुल बराबर हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जो हमें अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत आज़ादी देता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जो मानव तस्करी और बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अगले 3 अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, आप जो भी धर्म मानना चाहें मान सकते हैं। फिर आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
अनुच्छेद 29 और 30 जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करते हैं, और अंत में इस पूरी संरचना का सबसे मजबूत और अहम हिस्सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में निहित हैं। अनुच्छेद 32 के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि लागू करने या एनफोर्समेंट की शक्ति के बिना बाकी सारे पिलर्स बस कागजी बातें रह जाएंगी। अगर कभी आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो यही अनुच्छेद 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है। ये एक तरह से अधिकारों की पुख्ता गारंटी है। चौथा हिस्सा, महत्वपूर्ण अनुसूचियां, संरचनात्मक एड ऑन। अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को आप मुख्य संवैधानिक ढांचे में समय समय पर जोड़े गए जरूरी एक्सटेंशंस या एनेक्स की तरह देख सकते हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची, जिसमें हमारी 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र है। फिर आती है 10वीं अनुसूची, जो दल बदल विरोधी कानून लेकर आई और इसे 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद लोकतंत्र को एकदम ग्राउंड लेवल पर ले जाने वाली 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं। ये क्रमशः 73वें और 74वें संशोधन से आईं, जिन्होंने हमारे गांव में पंचायती राज और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की। 5वां हिस्सा, वैश्विक प्रभाव, उधार ली गई वास्तुकला की विशेषताएं। अब जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है वो ये कि हमारा संविधान एक बंद कमरे में बैठकर लिया गया एकाकी फैसला नहीं था। इसके निर्माताओं ने दुनिया भर के अलग अलग संविधानों से बेहतरीन विचारों को चुना और एक साथ पिरोया। जैसे संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, हमारी प्रस्तावना की भाषा का विचार ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित था, और जो आपातकाल या इमरजेंसी के प्रावधान हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। ये पूरी तरह से दिखाता है कि हमारा दस्तावेज कितना सहयोगात्मक और ग्लोबली इंस्पायर्ड है। और इस पूरे आर्किटेक्चर का जो सबसे शानदार और आधारभूत हिस्सा है, वो वहां है जहां से हमारी पहचान शुरू होती है। अनुच्छेद 1 बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पंक्ति राष्ट्र की पूरी पहचान और विविधता को हमेशा के लिए एक साथ कैसे बांध देती है। तो इस पूरे शानदार सफर के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। एक परम वास्तुशिल ब्लूप्रिंट के रूप में ये आधारभूत दस्तावेज भविष्य की आने वाली चुनौतियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को किस तरह विकसित करता रहेगा, क्योंकि संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। इसमें होने वाले संशोधन ही हमारे आने वाले कल को आकार देंगे। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।